नमस्ते बच्चों। हमने अपने तीसरे लेसन के बारे में जानकारी ली है जिसका नाम था भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ। आज हम अपना चौथा लेसन आर्थिक विकास इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। भारत ने जो 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई है, इसके साथ साथ बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, भारत द्वारा अपनाई गई जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं की सफलता असफलता, इन सब की जानकारी हम इस पाठ में लेने वाले हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के पहले ही भारत को कौन सी अर्थव्यवस्था का स्वीकार करना चाहिए, इस पर चर्चा चल रही थी, विचार विमर्श हो रहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब करना ठीक सोचा। इसलिए भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मिश्रण है, ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप किया। कुछ देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया था, तो कुछ देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन हैं वह निजी नियंत्रण में होते हैं, अर्थात वहाँ पर सरकार का कुछ भी प्रबंधन नहीं होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। तो इस तरह से भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को जोड़कर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी थी, ऐसे अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें हमें 3 प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। मतलब 3 प्रकार का अंतर इस अर्थव्यवस्था में है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी इस क्षेत्र के जो उद्योग व्यवसाय होते हैं, उन पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपनी जो रक्षा सामग्री है, भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, वो पूर्णतः अपने सरकार के अधीन होता है। दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, उन पर निजी पूंजीपतियों का स्वामित्व रहता है। उनका निरीक्षण एवं नियंत्रण में ये क्षेत्र कार्यरत रहता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र यानी इस क्षेत्र में कुछ उद्योग व्यवसायों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, तो कुछ उद्योग व्यवसाय निजी व्यक्तियों के पूंजीपतियों के अधीन रहकर कार्य करते हैं। इस तरह से ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनका कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दोनों में, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें समन्वय होना आवश्यक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह भी उद्देश्य है कि उत्पादन अधिक हो और उस उत्पादन में लोगों की सहभागिता बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। तो इस तरह से पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्व अपने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो किसी को उपेक्षित नहीं कर सकती। इसी उद्देश्य से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वह देश हित को प्राथमिकता देती है। यानी यहाँ पर सरकार खुद का नहीं बल्कि देश का हित देखती है। दीर्घकालीन विकास पर बल दिया जाता है। रक्षा है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, शिक्षा है, सड़कें हैं, रेल, नहरें, बंदरगाह, विमानपत्तन, ऐसे जो उद्योग हैं, इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे उद्योजकों में कोई भी निजी व्यक्ति अपनी पूंजी नहीं लगाता
और इसीलिए ये सब क्षेत्र सरकार के निरीक्षण में, नियंत्रण में देश को विकास कार्य के लिए, विकास के उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कार्यरत रहती है। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों में पूंजी लगाती है। तो इसके साथ साथ देखिए, निजी उद्योजक जो फिर बाद में उत्पादन के जो साधन हैं उन पर वो ज़्यादा अपनी पूंजी लगाती है। इसी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। इसके साथ साथ वर्ष 1973 में भारत ने जो पंचवार्षिक योजनाओं की नीति अपनाई, उस नीति के अनुसार जो भारी उद्योजक है, विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना, ऐसे मुद्दों को इन पंचवार्षिक योजनाओं में प्राथमिकता दी गई है। लघु उद्योग है, ग्राम उद्योग है, घरेलू उद्योग है, इनके विकास पर ध्यान हमारे सरकार ने केंद्रित किया है और सहकारी क्षेत्र है उनके और विशेष ध्यान सरकार द्वारा दिया जाने लगा है। तो इस तरह से मिश्र अर्थव्यवस्था भारत ने क्यों स्वीकार की और उसके क्या क्या लाभ है, ये हमने इस पॉइंट में देखा है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब अपना हम अगला पॉइंट देखेंगे, पंचवर्षीय योजना। भारत के स्वतंत्रता होने तक विदेशी जो सत्ता थी अर्थात ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत का पूरा आर्थिक शोषण किया था। इसलिए भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। दरिद्रता है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि, इसके साथ लोगों का निम्न जीवन स्तर, कृषि और उद्योग धंधों का जो अल्प उत्पादन है, तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन, ऐसे बहुत सारी समस्याएं भारत के सम्मुख थी। इसलिए भारत को अपने विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना, कुछ महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित करने की आवश्यकता थी। इसीलिए भारत ने 1950 में योजना आयोग का गठन किया। पहला योजना आयोग 1950 सन ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं। ये हमने राजनीति में भी देखा है। तो ये जो योजना आयोग है, इसने 5 वर्ष की एक योजना तैयार की। इस योजना में कृषि और ग्राम विकास तथा संतुलित औद्योगिकरण, न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान किया गया था। इस योजना आयोग ने योजनाओं की रूपरेखा बनाना और उसका कार्यान्वयन करना और उस कार्यान्वयन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग लेना, यह उनके प्रमुख उद्देश्य थे। और इसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। समझ में आया? पंचवर्षीय योजना यानी क्या कि योजना आयोग ने 5 वर्ष में कुछ कार्यक्रम बनाए हैं और कुछ नीतियां निर्धारित की है और उनकी पूर्तता के लिए जनता का प्रतिभाग लेने की आवश्यकता यहाँ पर बताई है। और ये जो 5 वर्ष का जो कार्यक्रम है और उसके जो विकास के उद्देश्यों की जो पूर्तता होगी उन 5 वर्षों में, तो इस पूरे कार्यक्रम को कहते हैं पंचवार्षीय योजना। तो ये जो योजना आयोग का गठन अपने भारत सरकार ने किया था, तो उसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। योजना आयोग के मौलिक सिद्धांत, तो किसी भी देश के जो नैसर्गिक संसाधन हैं उनका अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्यों के श्रम का उचित उपयोग करके उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए योजना करने का जो सिद्धांत है, वह योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत कहलाता है।
इस तरह से योजना आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हम देखेंगे। भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार। पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी? जब प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये अपने योजना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हम कह सकते हैं। दूसरा है मूलभूत उद्योग धंधों को प्रधानता देकर शीघ्र गति से औद्योगिकरण करना, यानी कि अपने देश का औद्योगिकरण बड़ी तेज गति से करना और मूलभूत उद्योग व्यवसाय को उसमें प्रधानता देना। तीसरा है कृषि उत्पादन बढ़ाना, जिसमें खाद्यान्न के विषय में हम आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि देखिए भारत में 73 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, इसके लिए हमें बाहर से अनाज को आयात करना पड़ा था। इसलिए योजना आयोग के अनुसार हमें अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी है, क्योंकि अन्न धान्य के बारे में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है कि रोजगार उपलब्ध कराना। प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम के अनुसार उसका उपयोग करके रोजगार प्राप्त होना चाहिए। पांचवा है आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न की विषमता को दूर करना। प्रत्येक व्यक्ति की आय है और संपत्ति, इनके बीच की जो विषमता है उसको उसके बीच की जो विषमता है वो दूर करने का उद्देश्य योजना आयोग का है। वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना, यानी मूल्यों में न तो वृद्धि होनी चाहिए और न वस्तुओं के मूल्य कम होने चाहिए, उनमें स्थिरता निर्माण करना, यह योजना आयोग का छठा उद्देश्य है। अगला सातवां उद्देश्य है योजना आयोग का परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को रोकना। आठवां दरिद्रता को दूर करके लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना। अगला सामाजिक सेवाओं का विकास करना। और 10वां योजना आयोग का उद्देश्य है आर्थिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने पंचवर्षीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो हम कुछ पंचवार्षिक योजनाओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहले देखते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपको पता है योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया और फिर वहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक का ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उस वहाँ से शुरू हुई है। तो प्रथम पंचवार्षिक योजना में क्या क्या उद्देश्य बताए गए थे? अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा व्यय किया है। और इसके अनुसार योजनाबद्ध आर्थिक विकास देश का कैसे हो सकता है, यह इस योजना में देखा गया है। यानी प्रथम पंचवार्षिक योजना में आपको सर्वांगीण क्षेत्रों के उद्देश्य के पूर्ति के लिए सरकार ने बनाए गए कार्यक्रम दिखाई देंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 1961 तक थी। मतलब ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो दूसरी पंचवार्षिक योजना के नाम से पहचाना जाता है। तो देखो ये जो दूसरी पंचवार्षिक योजना है इसमें औद्योगिकरण का जो महत्वाकांक्षी उद्देश्य था उसकी पूर्ति करना। इसके लिए दुर्गापुर, भिलाई, रुरकेला में इस्पात के कारखाने शुरू हुए। सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना, चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण करने का कारखाना तथा विशाखापट्टनम में
जहाज़ निर्माण के कारखाने, ऐसे बड़े जो उद्योग थे उन पर सरकार ने पूंजी लगाई है। और भारी उद्योग धंधे और कारखाने ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया है। इसके साथ साथ कृषि के लिए जल महत्वपूर्ण घटक होता है, तो जल के आपूर्ति के लिए कुछ बांध प्रकल्प पर भी सरकार ने पूंजी लगाई है। उसमें भाखड़ा नांगल जो बांध होगा, दामोदर है, इसे विशाल बांध बनवाने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना का जो परिणाम है यह हुआ कि संपूर्ण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगी। यानी आप देखोगे तो दूसरे पंचवार्षिक योजना में बहुउद्देशीय प्रकल्पों को सरकार ने महत्व दिया है। अगला हम देखेंगे तीसरी पंचवार्षिक योजना। तीसरी पंचवार्षिक योजना का जो कालखंड है वो शुरू होता है 1961 से 1966 तक। तो तीसरी पंचवार्षिक योजना में उद्योग और कृषि विकास में संतुलन और समन्वय साधना यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग हैं, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता को दूर भगाना, रोजगार निर्माण करना, यह तीसरे पंचवार्षिक योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। ये जो तीसरी पंचवार्षिक योजना है, इसके पश्चात 3 एक वर्षीय योजनाएं भी चलाई गई थी, मतलब 3 वर्षों की एक योजना चलाई गई थी। जैसे कि देखिए 1966 से 1969 तक ये एक योजना चलाई गई थी। इस कालावधि में क्या हुआ था, भारत को बहुत ही भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 65 में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। तो भारत के सामने इस कार्यकाल में बहुत सारी समस्याएं निर्माण हुई थी। इसलिए सरकार को जनता की रक्षा करना तथा अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा था। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा तनाव आया है। इस 66 से 69 के कार्यकाल में तीसरी पंचवार्षिक योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर समय लगा है। फिर उसके बाद चौथी पंचवार्षिक योजना। चौथी पंचवार्षिक योजना का जो कार्यकाल है 1969 से 1974 तक, 1969 टू 1974। तो चौथी पंचवार्षिक योजना जो है, इसके उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया था कि भारत को क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर यानी किसी पर हमें डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना आवश्यक महसूस होने लगा है। आर्थिक विकास की जो गति है वो बढ़ानी चाहिए। समाजवादी सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए। पंचवार्षिक योजना के इस अवधि में देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। उस समय अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने भारत के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो यह जो पंचवार्षिक योजना है उतनी सफल नहीं हुई, पर ये जो चौथी पंचवार्षिक योजना है उस योजना के अवधि में ही भारत को और एक युद्ध का सामना करना पड़ा है बांग्लादेश से। जो बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का सामना करना पड़ा है। और जो भी बांग्लादेश से लोग
विस्थापित होकर भारत में शरणार्थी बन के आ रहे थे, तो उनके व्यय को भी भारत सरकार को सहन करना पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, रेल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कई सारे आघात इस चौथी पंचवार्षिक योजना के कार्यकाल में सहन करने पड़े हैं। तो इस तरह से चौथी पंचवार्षिक योजना हमने देखी। अब हम देखेंगे पांचवी पंचवार्षिक योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1979। इस पांचवें पंचवार्षिक योजना में निर्धनता को दूर करने के लिए देश के आर्थिक स्वरूप को बदलना चाहिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य इस पंचवार्षिक योजना में रखा गया है, इसीलिए यह योजना तैयार की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा है, इसके साथ साथ पौष्टिक भोजन है, पेयजल की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना, बिजली की आपूर्ति है, दूरसंचार के साधन हैं, सड़कों का निर्माण है, समाज कल्याण की योजनाएं हैं, वह व्यापक स्तर पर उसका क्रियान्वयन करना, कृषि का विकास करवाना, मूलभूत उद्योग धंधों में वृद्धि लाना, खाद्यान्न और जीवन आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की जो एक अधिकार प्रणाली है वह नष्ट करना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों में खाद्यान्नों की परिपूर्ति करना, ऐसे कई सारे बहुउद्देशीय जो योजना है पंचवार्षिक योजना, उसको हम कह सकते हैं। पांचवी जो पंचवार्षिक योजना है, इस योजना के कालावधि में ही दरिद्रता के निवारण का उद्देश्य जो सरकार ने रखा था वह संभव नहीं हुआ है, और रोजगारों को बढ़ाना भी संभव नहीं हुआ है। इसीलिए वर्ष 1977 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई थी, क्योंकि आपको पता है 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो उसके बारे में हमने अपने पहला जो लेसन था उसमें जानकारी ली है। तो ये जो कांग्रेस का पराभव हुआ था 1977 के लोकसभा के चुनाव में, तो उसमें पांचवी जो पंचवार्षिक योजना है वो समाप्त की गई, और अप्रैल 1978 से श्रृंखलाबद्ध योजना का प्रारंभ किया गया, परंतु ये जो श्रृंखलाबद्ध योजनाएं हैं वो भी विफल रही है। और 1980 में लोकसभा में मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए हैं। मध्यावधि चुनाव के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मध्यावधि चुनाव यानी क्या, लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही बीच में लोकसभा बर्खास्त होकर जो चुनाव का आयोजन किया जाता है उसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो 1980 में भारत में मध्यावधि चुनाव हुए हैं लोकसभा के, और फिर से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में आई, और फिर कांग्रेस सरकार ने जो श्रृंखलाबद्ध योजना है वो बंद की, और फिर से पहले की जो पंचवार्षिक योजनाएं थी वही प्रारंभ किया है। तो फिर उसके बाद छठी पंचवार्षिक योजना की शुरुआत हुई है। तो छठी पंचवार्षिक योजना हम देखेंगे 1980 से 1985। छठे पंचवार्षिक योजना में दरिद्रता निर्मूलन है, रोजगार की निर्माण है, इसको प्रधानता दी गई है। यही इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, दरिद्रता और बेरोजगारी को कम करना, ऐसी नीति सरकार ने स्वीकार की है। छोटा परिवार पद्धति को स्वेच्छा से स्वीकारोगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है, यह भी इस योजना द्वारा बताया गया है। छठी पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया, तो उन कार्यक्रमों की जानकारी हम देखेंगे।
पहला कार्यक्रम है एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। अगला है ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम RLEGP। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसके साथ साथ सलेम इस्पात परियोजना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे छठे पंचवार्षिक योजना में। फिर उसके बाद सातवीं पंचवार्षिक योजना 1985 से 1990। तो सातवें पंचवार्षिक योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता, उस पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय का महत्व इस योजना में बताया गया है। उत्पादन, तकनीकी विज्ञान में सुधार, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष कम से कम 5% वृद्धि लाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लाना, यह इस सातवें पंचवार्षिक योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इस सातवें पंचवार्षिक योजना में कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। उसमें जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना ये ग्रामीण भागों के लिए जो कम दामों में घर हैं वो आवास से संबंधित योजना है। 10 लाख कुएं की योजना। रोजगार निर्माण करने के दृष्टि से सातवीं पंचवार्षिक योजना यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। तो इस तरह से सातवें पंचवार्षिक योजना ने अपने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को भी साध्य किया है। उसके बाद आठवीं पंचवार्षिक योजना देखेंगे हम। 1992 से 1997 तक ये कार्यरत थी योजना। उसका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिक अवसर दिए गए हैं। हमने जहाँ तक सातवें पंचवार्षिक योजना के बारे में देखा तो सातवें पंचवार्षिक योजना में हमें निजी क्षेत्र के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, पर इस योजना में हमें ये महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। इस योजना की ये विशेषता थी कि यहाँ पर क्या हुआ है, निजी क्षेत्र को ज़्यादा अवसर प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है वो 6.5% तक बनाए रखना, यह उद्देश्य आठवें पंचवार्षिक योजना द्वारा रखा गया है। जनसंख्या वृद्धि को रोकना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वजनिक विस्तार है वो करना और निरक्षरता का निर्मूलन करना, यह इस पंचवार्षिक योजना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इस पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना, मध्याह्न भोजन योजना और इंदिरा महिला योजना, गंगा कल्याण योजना। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आठवें पंचवार्षिक योजना में रखे गए हैं। और आठवें पंचवार्षिक योजना में निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ा है और इस योजना में सन 1991 में सरकार ने उदारवाद की नीति स्वीकार किया है, यानी मुक्त अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। तो इस तरह से हमने ये आठवीं पंचवार्षिक योजना की जानकारी ली है। आठवीं पंचवार्षिक योजना के अंत तक भारत ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन अपने अर्थव्यवस्था में किए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी नौवीं पंचवार्षिक योजना। नौवीं पंचवार्षिक योजना, उसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक ये नौवीं पंचवार्षिक योजना थी। तो इस नौवीं पंचवार्षिक योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई थी। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना, ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने नौवीं पंचवार्षिक योजना में रखे गए थे। ये जो नौवीं पंचवार्षिक योजना थी इसके अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना,
अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस 90वें पंचवार्षिक योजना में चलाए गए हैं। तो इस प्रकार इस योजना में संचार व्यवस्था है, सेवा है, सेवा क्षेत्र है, इनके अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई है और दूर संचार क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। इस तरह से हमने अपने इस पंचवर्षीय योजना में पहले पंचवर्षीय योजना से लेकर 90वें पंचवर्षीय योजना तक कार्यक्रमों की जानकारी जो सरकार ने निर्धारित किए थे वो ली है। और हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे बाद में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।